किसान साथियों नमस्कार। आज के चौपाल संध्या की इस अंक में धान की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए खाद एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। किसान साथियों, यदि हम अपनी खेती में फसलों के ऊपर फर्टिलाइज़र का अनुचित प्रयोग करते हैं तो हम खेती से संभावित उपज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि धान की फसल की बात करें तो धान में नाइट्रोजन की मात्रा, जिसे हम यूरिया के रूप में देते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो इससे हमारे फसलों में कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि पोटेशियम का प्रयोग कम कर रहे हैं तो इससे फसल में बालियां छोटी रह जाती हैं और दाने अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं, जिससे हमारा उपज प्रभावित होता है। धान की फसल में जड़ों के अच्छे विकास एवं पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए फास्फोरस की समुचित मात्रा की नितांत आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमें धान की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे उर्वरकों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसके अलावा धान की फसल में जिंक की कमी बहुतायत देखी जाती है, जिसके चलते धान की फसल में खैरा रोग प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार फसल में जिंक की समुचित मात्रा का कब और कितना प्रयोग किया जाए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। किसान साथियों, अपनी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की आपूर्ति के लिए हम लोग सामान्यतया एनपीके, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास तथा यूरिया के ऊपर आश्रित होते हैं। किसान साथियों, इन उर्वरकों का हमें अपने फसलों में, विशेष रूप से धान की फसल में प्रयोग करने से पहले कुछ एक बातों को सुनिश्चित कर लेना अति आवश्यक होगा। सबसे ज़रूरी है कि हम किस प्रजाति का धान लगा रहे हैं। कहने का मतलब कि जल्दी पकने वाली यानी 4 महीने में पकने वाली प्रजाति को लगाने जा रहे हैं या फिर 120 दिन से ऊपर पकने वाली प्रजातियां हैं, अथवा हम संकर या हाइब्रिड किस्मों को लगाने जा रहे हैं। प्रजातियां सुनिश्चित करने के बाद ही हम इन उर्वरकों के सही और समुचित मात्रा के उपयोग के बारे में सही आकलन कर सकते हैं। किसान साथियों, जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए हमें इन उर्वरकों का प्रयोग थोड़ा कम करना होगा। जल्दी पकने वाली प्रजातियों से हमारा मतलब 120 दिन यानी 4 महीनों में पकने वाली धान की प्रजातियों से हैं। देर से पकने वाली प्रजातियों में इन उर्वरकों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी होगी। इसके अलावा हाइब्रिड यानी संकर प्रजातियों के लिए हमें इन उर्वरकों में से पोटेशियम तथा नाइट्रोजन की अतिरिक्त मात्रा भी बढ़ाकर देनी होगी। किसान साथियों, कहने का आशय यह है कि इन सभी प्रजातियों के लिए फास्फोरस उर्वरक की मात्रा समान ही होगी। हमें सिर्फ नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा में परिवर्तन करना होगा। तो आइए अब इन उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर इनकी मात्रा और प्रयोग के समय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसान साथियों, 120 दिन यानी 4 महीने में पकने वाली वैरायटी के लिए यदि हमारे पास एनपीके, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास है तो हमें 80 किलोग्राम एनपीके फास्फोरस के लिए, 14 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन के लिए और इसके साथ 6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के समय ही देना चाहिए। यदि एनपीके की जगह डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 52 किलोग्राम डीएपी फास्फोरस के लिए, 14 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन के लिए और 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम के लिए प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए रोपाई के समय ही। यदि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी फास्फोरस के लिए और 35 किलोग्राम यूरिया तथा 27 किलोग्राम एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, एनपीके में पोटेशियम की मात्रा उपलब्ध रहती है। इसके लिए अलग से पोटेशियम की मात्रा को कम करते हैं, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा को कम करते हैं और एसएसपी और डीएपी के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास की समान मात्रा देते हैं। इसी तरह डाई अमोनियम फास्फेट यानी फास्फोरस के लिए डीएपी का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सम्मिलित होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा कम करके देते हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसमें नाइट्रोजन सम्मिलित नहीं होता है, इसके लिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी यूरिया की मात्रा 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के समय देते हैं। किसान साथियों, यदि 120 दिन से ज़्यादा देर से पकने वाली वैरायटी को हम अपने खेतों में लगाया है
तो इसके लिए सिर्फ यूरिया की मात्रा 9 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के समय बढ़ाकर प्रयोग कर लेना चाहिए। इसी तरह संकर प्रजाति यानी हाइब्रिड वैरायटी के लिए 9 किलोग्राम यूरिया के साथ साथ 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा को भी बढ़ाकर प्रति एकड़ में रोपाई के समय प्रयोग करना चाहिए। अब रही बात जिंक की, तो इसके लिए हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जिंक सल्फेट दो तरह का आता है, 21% एवं 33%। यदि 21% जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए, और यदि 33% जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर लेना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना होगा कि जिंक का प्रयोग हमें फास्फोरस के साथ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, जिंक को एनपीके, डीएपी और एसएसपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सामान्यतया धान की फसल में वांछित उत्पादन लेने के लिए नाइट्रोजन यानी यूरिया की कुल मात्रा 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग में लाना चाहिए, और रोपाई के समय यूरिया की जितनी भी मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, उसके बाद बचे भाग को रोपाई के लगभग 30 से 35 दिनों बाद दूसरा डोज सामान्य स्थिति में 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए, एवं हाइब्रिड तथा देर से पकने वाले वैरायटी के लिए 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से तीसरी बार 65 एवं 70 दिनों के बाद प्रयोग करें। इस प्रकार धान की फसल में उर्वरक का प्रबंधन करते हुए हम अपनी खेती से संभावित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अपने विचारों से हमें अवगत कराइएगा। धन्यवाद।